नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है संविधान डिटेल सीरीज। इस सीरीज में हम आपके पूरे संविधान को बिल्कुल डिटेल में टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सिंपल और सरल भाषा में सभी किताबों के जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। आज हमारी ये संविधान की 24वीं क्लास होगी। इससे पहले की क्लासेस में हमने बेसिक से पूरा जो स्टार्टिंग है वहां से शुरू किया था। संविधान निर्माण प्रोसेस को लेकर के, विभिन्न अधिनियमों को लेकर के, संविधान सभा को लेकर, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा, सबको हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में बात करी थी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, उनके शासन प्रशासन के बारे में बात करेंगे और यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, कौन कौन से राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, अब वो राज्य बन चुके हैं तो उनको वो दर्जा कब मिला, किस केंद्र शासित प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, पूरी डिटेल यूनियन टेरिटरीज को लेकर आज की क्लास से आपकी क्लियर यहां पर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और नोट्स हमेशा की तरह बिल्कुल टू द पॉइंट्स होंगे, सिंपल, सीधी और सरल भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे संविधान के भाग 1 के बारे में। देखिए, संविधान के भाग 1 में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा अर्जित राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र यानी वैसे राज्य जो भारत की संघीय व्यवस्था का हिस्सा हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के विभाजन में भी अपना हिस्सा रखते हैं। जबकि संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी क्या होती है, जो सीधा सीधा केंद्र के नियंत्रण में होते हैं, यानी भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होते हैं। और अर्जित राज्य क्षेत्र जो भारत किसी दूसरे देश से कुछ भूमि को वहां पर एक्वायर करे, उस पर कब्जा करे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। तो यूनियन टेरिटरी राज्यों के बारे में किसमें बताया गया है, संविधान के भाग 1 में बताया गया है। आज हम इन्हीं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। राज्यों के बारे में, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हमने पुनर्गठन वाले वीडियो में कवर किया था पूरे नोट्स के साथ। केंद्र शासित प्रदेशों का ऐतिहासिक विकास क्या है, इनकी शुरुआत कहां से है, चलिए इनको स्टार्टिंग से देखते हैं। ब्रिटिश काल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए और बाद में इसे आयुक्तीय क्षेत्र या कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाने लगा। तो अंग्रेजों के समय में अनुसूचित जिलों का गठन किया गया था 1874 में और इन्हीं जिलों को कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। आजादी के बाद ये जो कमिश्नरी क्षेत्र थे इनको भाग घ और भाग घ के अंदर रखा गया। जब हमारा संविधान बना, मूल संविधान, तो उसमें राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी, जैसा हमने पुनर्गठन वाले वीडियो में भी देखा था। एक था भाग ए, जिसमें ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर का शासन था जिन जिन राज्यों में, उनको रखा गया। फिर एक आया भाग बी, उसमें विधानमंडल के साथ साथ जहां पर शाही शासन था उनको रखा गया। भाग सी में जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उनको रखा गया और डी में अंडमान निकोबार को रखा गया। तो जो यूनियन टेरिटरी की शुरुआत होती है वो ये वाले जो भाग सी और डी हैं, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं किस किस को शामिल किया गया था। तो भाग सी और डी के इन्हीं राज्यों को जब पुनर्गठन आयोग आया, इन्हीं राज्यों को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, जैसा हमने यहां पर लिखा है। 1956 में 7वें संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें यूनियन टेरिटरी के रूप में गठित किया गया। शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश वही क्षेत्र थे जो भाग ग और घ के राज्यों में शामिल थे। अधिकांश राज्य वही थे, जैसे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार था, हिमाचल था, मणिपुर था, त्रिपुरा था। ये सारे शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे और किस वाले वर्ग में थे, भाग सी और भाग डी में। 1956 में जब केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो 1956 में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये बने थे टोटल आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, कौन कौन थे उस समय, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा और मणिपुर। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 14 मूल राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आगे चलकर
जो आपके हिमाचल हैं, त्रिपुरा है, मणिपुर हैं, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और जो आपके दूसरे राज्य थे जिसमें आपका दमन दीव हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो उस पूरे वर्गीकरण को देखेंगे, उस पूरे घटना को देखेंगे। यह आपका बेसिक था कि 1874 में अंग्रेजों ने कुछ अनुसूचित जिलों का गठन किया, बाद में उनको कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया। जब संविधान बना तो उनको भाग सी और डी के राज्यों में रखा गया। पुनर्गठन के बाद उन्हीं भाग सी और डी के राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब बनाया तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। बाद में कुछ राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जैसे हिमाचल को मिल गया, त्रिपुरा को मिल गया, मणिपुर को मिल गया, और विदेशों से अर्जित कुछ राज्य जैसे पौंडुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम यहां पर जानेंगे। सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1956 में किया गया था। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाने जाना लगा, यानी जो एनसीआर बना वो बना था 1991 के एक्ट के माध्यम से 1992 में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में। ठीक है, आगे हम दिल्ली के बारे में और दिल्ली से जुड़े जो स्पेशल प्रावधान हैं उनको कवर करेंगे। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना था 1966 में। पुदुचेरी की बात करते हैं। पुदुचेरी नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनाम, माहे और कराईकल भारत को सौंप दिए। पुदुचेरी पर पहले किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। इसमें इनकी 4 प्रमुख बस्ती थी, पौंडीचेरी, यनाम, माहे और कराईकल। 1954 में ये भारत को मिल गए। 1956 में इसे लेकर भारत और फ्रांस के बीच में एक संधि यहां पर होती है और इसी संधि के बाद इन्हीं चारों बस्तियों को मिलाकर पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, शुरुआत में जब इसे यूटी बनाया गया 1956 में, तो इसका जो शासन चला था वो एक नॉर्मल केंद्र शासित प्रदेश की तरह ना चलकर अधिग्रहित क्षेत्र की तरह इसका शासन चलता रहा। तो भारत में शामिल तो हो गया था लेकिन प्रॉपर यूटी नहीं बना था। 1962 तक इसका शासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर 14वां संविधान संशोधन किया गया और इसे एक प्रॉपर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब देखिए पुदुचेरी को लेकर क्वेश्चन आता है, पुदुचेरी का गठन कब किया गया? तो आप आंसर करेंगे 1962 को और पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया, तब आप 56 को आंसर करेंगे। ठीक है, ये 2 वर्ष याद करने हैं, पूछे जाएंगे। तो हमने दिल्ली के बारे में जाना, फिर हमने चंडीगढ़ को देखा, अब हमने पुदुचेरी के बारे में बात करी। पुडुचेरी को लेकर के 2 बातें और आती हैं। इसके जो ये 4 प्रमुख शहर हैं, पौंडीचेरी, यनाम, माहे और कराईकल, इनको लेकर के देखिए। कराईकल और पुदुचेरी जिला दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है, यानी ये तमिलनाडु के नजदीक आते हैं कराईकल और पुदुचेरी। जबकि जो यनाम जिला है इसका वो गोदावरी के तट पर है और आंध्र प्रदेश के नजदीक है, जबकि माहे जिला पश्चिमी मालाबार तट पर है और केरल राज्य के नजदीक है। क्वेश्चन आता है किस केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले हैं और चारों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं? तो वो है आपका पुडुचेरी। इसके 4 जिलों के नाम हमने देखे। 2 जिले तमिलनाडु के नजदीक हैं, यानम आंध्र के नजदीक है, माहे आपके केरल के नजदीक है और चारों जिले आपस में टच नहीं करते। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। इन चारों में सबसे बड़ा जो जिला है वो पुदुचेरी है, इसीलिए इसका नाम भी पुदुचेरी है और इसकी कैपिटल भी पुदुचेरी है। ठीक है, 2006 तक इसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। तो ये पौंडीचेरी को लेकर हमने सारे फैक्टों को देखा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था, गोवा दमन दीव पर किसका अधिकार था। तो हमने देखा पौंडीचेरी पर फ्रांस का अधिकार था। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा दादरा नागर हवेली और दमन दीव। ये दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दादर नागर हवेली 1961 में बना था यूनियन टेरिटरी और दमन दीव 1962 में बना। लेकिन इन दोनों को मिलाकर 2020 में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसका नाम है दादर नागर हवेली और दमन दीव। इस चीज को याद करेंगे। तो पूरा अगर एक साथ पूछेगा 2020, अगर इंडिविजुअल में पूछेगा तो दादर नागर हवेली 1961, दमन दीव 1962। जो ये संयुक्त बनाया गया है, इन दोनों का विलय करके 2020 में ये विलय हुआ था। 26 जनवरी 2020 याद करेंगे। जो ये पूरा विलय करके बनाया गया, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल दमन है। इस चीज को याद करेंगे। ठीक है,
अब दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, कौन कब क्या बना। दादर नागर हवेली 1954 में स्वतंत्र हुआ था। इससे पहले यहां पर पुर्तगालियों का शासन था। तो दादर नागर हवेली पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ? 1954 में। 1961 तक यहां लोगों के द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी पुर्तगालियों से आजाद तो 54 में हो गया था, लेकिन सरकार ने इसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया। यहां पर भारत का ही नियंत्रण था, लेकिन स्थानीय स्वशासन वहां पर चल रहा था। 10वां संविधान संशोधन किया गया 1961 में और इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी के साथ गोवा, दमन दीव, इसको करेक्ट करना, यहां पर पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, जो फ्रांसीसी थे वो केवल पौंडीचेरी पर शासन करते थे उस समय। ठीक है, गोवा, दमन दीव, इसके ऊपर भी पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, इसको करेक्ट करना। 12वें संशोधन 1962 के तहत जो हमारा दमन दीव है, इसको भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया गोवा के साथ मिलाकर। और फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन दीव को एक अलग यहां पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दादर नागर हवेली 1961 में बना और दमन दीव को गोवा के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश पहले 62 में बनाया गया और फिर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश इसे 87 में बनाया गया। यह है आपका दमन दीव। दोनों जगह किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। 2020 में दादर नागर हवेली को दमन दीव के साथ विलय करके एक यूनियन टेरिटरी यहां पर बना दिया गया। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें, इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1973 तक लक्षद्वीप को लक्का द्वीप, मिनिकॉय या अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आता है ये सारे नाम किसके हैं और कब तक लक्षद्वीप को इन नामों से जाना जाता था? 1973 तक। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में डिटेल में हमने हमारी जो द्वीप वाली क्लास थी, जिसमें हमने भारत के द्वीपों के बारे में बात करी थी, अंडमान के और लक्षद्वीप के मैप के माध्यम से, वहां से आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लक्षद्वीप है, इसकी कैपिटल है कवारत्ती। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये थे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश जिनके बारे में हमने डिटेल में यहां पर जाना। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था जो आपका 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ और ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, तो ये हमने वर्तमान के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बात करी। कुछ ऐसे राज्य हैं जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको दर्जा कब मिला, अब उसके बारे में यहां पर देखते हैं। सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया जाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? वो था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले एक यूनियन टेरिटरी था, लेकिन 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश। मणिपुर, त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इन्हें केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दिया गया था। तो मणिपुर और त्रिपुरा को भी 1971 में जो अधिनियम आया उसके माध्यम से 1972 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल को 71 में मिला। इन दोनों के लिए अधिनियम 71 में आया था, लेकिन मिला इनको 72 में। इस चीज को भी याद करेंगे। और इसी एक्ट के माध्यम से, जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम था, इसी के माध्यम से दो राज्यों को तो, दो केंद्र शासित प्रदेशों को तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। दो यहां पर और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन आएगा, मिजोरम और अरुणाचल को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1986 के अधिनियम के तहत 1987 में दिया गया, 53वें संशोधन के तहत। यह भारत का 23वां राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य का दर्जा मिला था 1986 अधिनियम के तहत 1987 में 55वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोनों बने कब? 1972 में। पूर्ण राज्य कब बने? दोनों के दोनों 87 में बने। एक बना 23वां राज्य, एक बना 24वां राज्य। इसी के साथ जो गोवा था, जो हमने देखा था ना 1962 में, इसे दमन दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 87 में आया और इसके तहत 56वां संशोधन किया गया और गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया और दमन दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
तो आपको पूरे अब राज्यों का जो इतिहास है वो पता चल गया होगा, कौन कब केंद्र शासित प्रदेश था और कौन कब पूर्ण राज्य बना। क्वेश्चन आता है अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, मणिपुर को कब मिला, त्रिपुरा को कब मिला, मिजोरम को कब मिला, हिमाचल को कब मिला, इस तरीके से। ठीक है। गोवा कब बना भारत में केंद्र शासित प्रदेश, 62 में। पूर्ण राज्य कब बना, 25 साल बाद, 87 में। ठीक है। तो हमने ये वर्तमान और पूर्व के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देखा। केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं, इनके बनाने का कारण क्या है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए। जिस तरीके से अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश को गठित करने का इनमें से क्या कारण हो सकता है या नहीं हो सकता। 4 प्रमुख कारण हैं। पहला है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश राजनीतिक या प्रशासनिक कारण के वजह से बनाया जा सकता है, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ को बनाया गया है। इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश किस कारण की वजह से बनाया है, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। दूसरा है सांस्कृतिक भिन्नताएं। तो सांस्कृतिक कारण की वजह से पुदुचेरी और दादर नागर हवेली हमारे केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तीसरा है सामरिक महत्व। इसके वजह से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और चौथा है पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव और देखभाल। तो जो पिछड़े और अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको बनाया जाता है ताकि उनके साथ उनकी विशेष देखभाल यहां पर की जा सके। इसके अंतर्गत मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सबको इसी कारण की वजह से बनाया गया था। हालांकि अब ये सब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कब से बनने शुरू हुए, हमने हिस्ट्री से देखा। कौन कौन से हैं, कौन कौन से थे, उनको कवर किया। इनको बनाने का कारण क्या है उसे भी हमने यहां पर देख ली। 4 कारण हैं, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक, सामरिक और पिछड़े या अनुसूचित कारण। ठीक है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है केंद्र शासित प्रदेशों से, कौन कौन से आर्टिकल इनसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आता है किसी केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो प्रशासक है उसको है, कौन सा आर्टिकल कहता है। बहुत डिटेल आर्टिकल यहां से पूछे जाते हैं। संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर 241 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है संविधान का कौन सा भाग, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, यह है आपका भाग 8। और आर्टिकल कौन से हैं, 239 से लेकर आर्टिकल 241 तक। ठीक है। आर्टिकल 239 क्या कहता है, आर्टिकल 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। इसके 2 सब पार्ट हैं, 239 का 1 पार्ट और 239 का 2 पार्ट, 2 इसके खंड हैं। 239 1 में कहा गया है कि जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि ना बनाए तब तक राष्ट्रपति ही हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन चलाएगा। तो सीधी सी बात, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसमें है, 239 में। कौन चलाता है इनका प्रशासन, राष्ट्रपति चलाता है। किसमें कहा गया है, 239 1 में कहा गया है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है 239(2). ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति चलाएगा, वो 239 1 में कहा गया है और इसके लिए वो प्रशासक को नियुक्त करेगा। ये कहता है 239 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी नजदीकी राज्य के राज्यपाल को किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ये कहता है 239(2). ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कल हमने जब अपर निजी सचिव का जो एग्जाम हुआ था यूपी का, उसके क्वेश्चंस को कवर किया था, उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिला था। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो पूरे कैटेगरी वाइज मैंने नोट्स बनाए हैं, सिंपल नोट्स हैं और साधारण लैंग्वेज में अलग अलग बुक से इसमें आपको दृष्टि के नोट्स मिलते हैं, लूसेंट के मिलते हैं, लक्ष्मीकांत के भी आपको नोट्स इसमें देखने को मिलते हैं। जो प्रशासक होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अपने दायित्व और कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप में करता है। यानी जो प्रशासन है, जैसे नॉर्मल जो राज्य होते हैं उसमें राज्यपाल जो भी काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक जो होता है ये डायरेक्ट राष्ट्रपति का एजेंट होता है और ये मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर काम करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पर काम करता है, सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति शासन करेगा 239(1) और किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को प्रशासक बना सकता है, आर्टिकल 239(2). ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर कहलाता है।
देखिए जो अलग अलग हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हर राज्य में जो प्रशासक होता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दिल्ली में जो वहां का प्रशासक है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, एलजी कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़ का जो प्रशासक होता है उसे चीफ कमिश्नर कहा जाता है। इसके अलावा जो दमन दीव के आपके अधिकारी होते हैं उनको प्रशासक कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का जो अधिकारी होता है प्रशासक उसे भी उपराज्यपाल कहते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। बाकी चीजें तो कॉमन है, कहां का प्रशासक है और कहां का उपराज्यपाल। सिर्फ चंडीगढ़ का थोड़ा सा अलग है, मुख्य आयुक्त। ठीक है, तो यह है 239 और उसके 2 खंड। इसके अलावा 239 का एक ए पार्ट भी है। 239 का हमने जो पहला खंड है उसको तो देख लिया। अब 239 का ए पार्ट भी है जिसे 239 क कहा जाता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर विधानमंडल का गठन किया जा सकता है, विधानसभा बनाई जा सकती है, मंत्री परिषद बनाई जा सकती है। यह होता है इस आर्टिकल के तहत। तो क्वेश्चन आएगा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का गठन अगर करना हो किस आर्टिकल के तहत होगा? 239 क के तहत, यानी 239 ए के तहत होगा। यह हमारा 14वें संशोधन के तहत 1962 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसी की वजह से अगले ही साल 1963 में पौंडुचेरी में विधानसभा की स्थापना करी गई। क्वेश्चन आता है पुदुचेरी में विधानमंडल कब बना था? 1963 में, इसी अधिनियम के तहत। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल अगर बनानी हो, विधानसभा बनानी हो, तो किसके तहत बनेगी? 239 क के तहत बनेगी। ठीक है, इसी 239 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया 239 क जिसको कहा जाता है, यानी इंग्लिश में जिसे 239 ए और ए कहा जाता है। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 239 ए है और 239 ए बी है, जिनको क और क ख कहा जाता है। ये दोनों के दोनों दिल्ली से संबंधित हैं। जो 239 का डबल ए वाला है यह दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है और 239 का जो क ख वाला पार्ट है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। यानी अगर दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, सरकार नहीं बन पाई, तो फिर क्या होगा, कैसे राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या क्या पूरी प्रक्रिया होगी, वो सब इसमें बताई गई है। और दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध किसमें किए गए हैं? 239 क में। अब क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। क्वेश्चन आएगा दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के में है? आपको विकल्प दिए जाएंगे 239 में है, 239 ए में है, 239 डबल ए में है या 239 ए और बी में है। अब आपको पता है, आप सीधा 239 ए पर जाएंगे। ऐसे डीप क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं। ठीक है, 239 ए बी किससे है? दिल्ली में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो गया उससे संबंधित है। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स को कब जोड़ा गया था संविधान में? 69वें संविधान संशोधन के तहत 1991 में इन दोनों को जोड़ा गया था। पेपर में आएगा। ये किससे संबंधित है? दोनों के दोनों दिल्ली से ये संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद है 239 ख। देखिए 239 जो ख है यानी 239 बी। ठीक है, 239 ए बी, इसके बारे में हमने अभी देखा कि अगर दिल्ली में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया तो कैसे वहां पर काम किया जाएगा। इसी प्रकार 239 ख है विधानमंडल के विशांतरी काल में अध्यादेश जारी करने की प्रशासक की शक्ति। इस चीज को याद करेंगे। यानी अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई अध्यादेश जारी करना हो, सिंपल सी बात है, हम पढ़ते हैं ना कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, उपराज्यपाल किसके तहत करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या जो वहां के एलजी हैं वो उनको अगर अध्यादेश जारी करना हो तो कौन सा आर्टिकल होगा? वो होता है 239 का ख वाला पार्ट, यानी 239 का जो बी है उसके तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 27वें संशोधन के तहत 1971 में मिली थी, जब इस आर्टिकल को संविधान में जोड़ा गया। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 239 ख, जिसको आपने ध्यान रखना है। तो हमने 239 के पहले 2 खंड देखे, 1 और 2। फिर हमने 239 के जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए उपबंध जोड़े गए हैं, उनको देखा जो दिल्ली से संबंधित हैं। और फिर हमने 239 ख को देखा जो अध्यादेश से संबंधित है। क्वेश्चन आता है। अगला है आर्टिकल 240। ये भी एक इंपॉर्टेंट है और जो मैंने अभी बात करी थी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसी वाले आर्टिकल से क्वेश्चन आपका पेपर में बना था। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अब राष्ट्रपति को डायरेक्ट अधिकार है, वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बना सकता है। संसद की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति ने कानून बना दिया, वो संसद के बराबर माना जाता है। ठीक है, ये उसे शक्ति है 240 में। इसके उपखंड पूछे जाते हैं, तो उपखंडों के साथ भारत के संविधान में अनुच्छेद 240 के पार्ट, 240 के बहुत सारे उपखंड हैं, जैसे 240 ए का ए पार्ट है, इसी प्रकार बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, ई पार्ट है। तो आपने इतना तो याद करना है, इसी के आगे ए बी सी डी आपको जोड़ने हैं। ठीक है, 240 एक ए के तहत अंडमान निकोबार के लिए वो कानून बना सकता है राष्ट्रपति, 240 एक बी के तहत लक्षद्वीप के लिए, 240 एक सी के तहत दादर नागर हवेली के लिए, 240 एक डी के तहत दमन दीव के लिए और 240 एक ई के तहत पौंडुचेरी के लिए वो कानून बना सकता है। पेपर में आपको पूछा गया था पौंडुचेरी के लिए कि कौन सा वाला सही है। पौंडुचेरी का आपको 240 एक सी के साथ दिया गया था। सी वाला किससे संबंधित है? दादर नागर हवेली से। तो मिलान के लिए दिया गया था, वो गलत हो गया था। ठीक है, तो आपको 240 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाने की शक्ति। हमने उसके सब पार्ट देखे। ए के लिए किसके तहत है? अंडमान निकोबार। 240 एक बी के तहत लक्षद्वीप, सी के तहत दादर नागर हवेली। इनको आपने इसी क्रम में याद करना है। ठीक है, यही पूछा जाएगा कि 240 एक के डी में कौन है, सी में कौन है, ए में कौन है, ई में कौन है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आता है आर्टिकल 241 जो केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट से संबंधित है। तो हमने तीनों आर्टिकल्स को यहां पर डिटेल में देखा, कौन सा आर्टिकल क्या बात यहां पर कहता है। 239 को देखा, दिल्ली से संबंधित को देखा, 240 का पूरा डिटेल देखा और 241 हाईकोर्ट से संबंधित है। इसे हम अभी देखेंगे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट में आता है। तो ये हमने संवैधानिक प्रावधानों को देख लिया। अब केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। संविधान में तो हमने देख लिया कि किस आर्टिकल में प्रशासक की नियुक्ति है, किस में क्या है, किस में कानून बनाने के लिए कहा गया है, प्रशासन कैसे होता है उसको देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है, सिंपल सी बात है। इसके लिए राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक को नियुक्त करता है। प्रशासक के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, संसद नहीं करेगी। इस चीज को याद करना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के कर्तव्यों और उसके अधिकारों को कौन डिसाइड करता है, संसद या राष्ट्रपति? सीधा टिक करेंगे, राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख होता है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का जो राज्य प्रमुख होता है वहां का प्रशासक नहीं होता, राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिस राज्यों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, जैसे दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति या मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करे? वो करता है राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या प्रशासक नहीं करता। ठीक है, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल। हमने इसके लिए ऊपर आर्टिकल देखा था कि विधानमंडल बनाने का अधिकार 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में और 239 का हमारे संविधान में जोड़ा गया जो 239A था। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल बनाने की शक्ति संसद को दी गई। संसद ने केंद्र शासित शासन अधिनियम 1963 पारित किया और पुडुचेरी को मिलाकर, जो उस समय के हमारे सारे केंद्र शासित प्रदेश थे जिसमें हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा थे, इनमें विधानमंडल और मंत्री परिषद का प्रावधान कर दिया। हालांकि बाद में ये सारे तो राज्य बन गए। तो क्वेश्चन आता है, पुडुचेरी में विधानसभा कब बनी? 1963 में। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 239A, जिसे इसके तहत जोड़ा गया था। तो आपको संशोधन भी मिल गया, नया जोड़ा अनुच्छेद भी मिल गया और उसके तहत क्या हुआ वो भी मिल गया। वर्तमान में पुडुचेरी में 1963 के अलावा दिल्ली में भी अपनी विधानमंडल है और अपनी सरकार है, लेकिन इसका संबंध 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा अलग से जोड़े गए 239 क और 239 क ख से यहां पर है। तो पुडुचेरी में जो विधानमंडल है वो 239 क के तहत बना है 1963 में, और दिल्ली में जो बना है वो इन आर्टिकल्स के तहत बना है। ठीक है, इसीलिए हमने ऊपर डिटेल में उन आर्टिकल्स को देखा था। केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश की बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 239 ख केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। किसके तहत करते हैं? 239 ख। विकल्प आपको जब यह प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे ही विकल्प मिलेंगे, 239A के तहत, 239B के तहत, इस तरीके से। तो आपने बी को याद करना है। ए में क्या है? विधानमंडल का गठन है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 239 ख में है।
वर्तमान में इसमें सिर्फ पुदुचेरी का नाम दिया गया है, क्योंकि केवल वहीं पर तो है जहां पर विधानमंडल है। दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में यह व्यवस्था 239 क के आधार पर लागू है। ठीक है, तो दिल्ली में अध्यादेश 239 क के तहत है, पुदुचेरी में 239 ख के तहत है। प्रशासक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के निर्देश पर करता है। यदि विधानमंडल विघटित है या निलंबित है तो उस दौरान प्रशासक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यानी सत्र की बात नहीं हो रही है कि सत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो तो अलग बात है। जब नहीं चलेगा तो ही कर सकता है, लेकिन अगर विधानमंडल को भंग किया गया है या विधानमंडल का विघटन हो चुका है या निलंबन हो चुका है, उस दौरान अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। ठीक है, यदि विधानमंडल अपने पुनः समावेत होने के 6 हफ्ते के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करता है तो वो खुद खत्म हो जाएगा। यानी अध्यादेश तो पारित हो गया, मान लीजिए किसी प्रशासक ने, उपराज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया, 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसे विधानमंडल से पारित करवाना होगा, जैसे ही संसद या जैसे ही विधानमंडल सत्र में आता है। यदि विधानमंडल 6 हफ्ते से पहले अध्यादेश को खारिज कर देती है तो यह तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। इस चीज को भी याद करना। और राष्ट्रपति के आदेश पर जो प्रशासक होता है किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, तो ये अध्यादेश देखा हमने नॉर्मल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 239 ख के तहत और दिल्ली के लिए 239 क के तहत, जिसमें दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान यहां पर दिए गए हैं। क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट। यहां से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं केवल। एक तो यह बनता है किस आर्टिकल में केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट की व्यवस्था है, और दूसरा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। पहला है आर्टिकल 241 को याद करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान करता है। संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है या उसे निकटवर्ती राज्य के हाईकोर्ट के अधीन कर सकती है। तो 241 के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बना है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन है वो 124 के तहत है। राज्यों में जो हाईकोर्ट का गठन होता है वो 214 के तहत होता है, और केंद्र शासित राज्यों में होता है 241 के तहत। नंबर्स एक जैसे ही हैं, 124, 214, 241, बस आगे पीछे आपको करने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये राज्यों में हाईकोर्ट, ये केंद्र शासित प्रदेशों में हाईकोर्ट। ठीक है, संसद को अधिकार भी है, वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को किसी दूसरे राज्य के जो उसके सबसे नजदीक है उसके हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कर सकती है। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, जो दादर नागर हवेली है और दमन दीव है, ये केंद्र शासित प्रदेश किसके अंतर्गत है? बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत। अंडमान निकोबार ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत है। लक्षद्वीप आपके केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी ये मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत है। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों को आपने याद करना है कौन किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। सीधा क्वेश्चन आता है पुदुचेरी किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है? आप कहेंगे मद्रास। लक्षद्वीप किस में आता है? केरल। दादरा नागर हवेली किस में आती है? बंबई। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली के लिए विशेष उपवन। हमने पूरे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बेसिक से लेकर सारी जानकारी को देखा, उनके इतिहास को लेकर, पूर्व राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश थे, वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उनका प्रशासन, अध्यादेश, विधानमंडल, सबको कवर किया। दिल्ली के लिए कुछ विशेष उपबंध हैं। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है उनको देखिए। पहली बार 1952 में दिल्ली में विधानसभा गठित करी गई थी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में विधानसभा की स्थापना 1991 में ही होती है। दिल्ली में विधानसभा 1952 में बन गई थी, लेकिन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो दिल्ली की विधानसभा को खत्म कर दिया गया और दिल्ली को एक साधारण केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जहां पर विधायिका नहीं होगी, डायरेक्ट राष्ट्रपति का शासन यहां पर चलेगा। तो 56 में इसे खत्म कर दिया था, 52 में बनाया था। ठीक है, 24 दिसंबर 1987 को दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित या उसके पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एस बालकृष्ण समिति का गठन किया गया। तो एस बालकृष्ण समिति किससे संबंधित है? दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से संबंधित है। इसका गठन 1987 में किया गया। इस समिति ने, बालकृष्ण समिति ने अपनी सिफारिशें दी और इसी समिति की सिफारिशों पर संसद ने 69वां संविधान संशोधन 1991 को पारित किया।
इसके माध्यम से संविधान में आर्टिकल 239 डबल के और आर्टिकल 239 क और ख को यहां पर शामिल किया। तो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इन दोनों आर्टिकल्स के तहत दिल्ली को विशेष प्रावधान दिए गए। ये दोनों दिल्ली से संबंधित हैं, दिल्ली के विशेष प्रावधान से संबंधित हैं। इनको 69वें संशोधन के तहत जोड़ा गया 1991 में। अब क्वेश्चन बनेगा किस समिति की सिफारिश पर? बालकृष्ण समिति। संसद ने अनुच्छेद 239 क के प्रावधान का अनुसरण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया। ठीक है, यानी उसी समिति की सिफारिश पर ये दोनों आर्टिकल्स जुड़े और फिर यह आपका अधिनियम आया। वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन इसी अधिनियम और अनुच्छेद 239 क के और 239 क ख के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। तो ये दिल्ली के प्रशासन से संबंधित है, दिल्ली के विशेष प्रबंधों से संबंधित है, दिल्ली में अध्यादेश से संबंधित है, और ये वाला दिल्ली में जब संवैधानिक तंत्र विफल होगा उससे संबंधित है। ठीक है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाने लगा, यानी जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था उसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाने लगा। यहाँ के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाने लगा। दिल्ली के लिए विधानसभा और विधानमंडल का गठन किया गया इसी एक्ट के बाद जो 1991 में आया था। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है। दिल्ली विधानसभा को संवर्ती सूची और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार है। जो दिल्ली की विधानसभा है इसको नॉर्मल राज्यों की तरह राज्य सूची में और संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस यह है कि राज्य सूची के 3 विषय हैं ऐसे जिन पर दिल्ली सरकार या दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। एक है लोक व्यवस्था, एक है पुलिस और एक आपकी भूमि। अगर हम दूसरे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जहां पर विधानमंडल भी है, जैसे पौंडुचेरी में ये तीनों पर कानून बनाने का अधिकार वहां की विधानसभा को है, लेकिन दिल्ली को नहीं है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आता है इनमें से किस विषय पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती? सब पर बना सकती है, सिर्फ इन तीनों को छोड़कर जो राज्य सूची के विषय हैं, भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था, इन तीनों को याद करेंगे। ठीक है, विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में कितनी संख्या है? 70 है। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संसद करती है। अनुसूचित जातियों के लिए, एससी के लिए। ठीक है, दिल्ली में एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि इनकी उपस्थिति दिल्ली में नहीं है। ठीक है, मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% होता है। तो दिल्ली में मंत्रिमंडल की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा का 10%, यानी टोटल 7 मंत्री होते हैं दिल्ली में। 6+1 यानी 1 मुख्यमंत्री और 6 आपके दूसरे मंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मैंने ऊपर कहा था, इनकी नियुक्ति, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। उपराज्यपाल को आपने टिक नहीं करना है। ठीक है, शपथ उपराज्यपाल दिलाएगा, लेकिन नियुक्ति किसके नाम से होगी? राष्ट्रपति। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, उपराज्यपाल के प्रति नहीं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, उपराज्यपाल नहीं होता। जबकि दूसरे राज्यों में क्या होता है? जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में यह नहीं चलता। तो अगर क्वेश्चन आएगा किसी केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री अपना पद किसकी इच्छा पर धारण करते हैं? राष्ट्रपति। उपराज्यपाल या प्रशासक को आप टिक नहीं करेंगे। जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, या नॉर्मल राज्यों की तरह है। बस ये वाला पॉइंट नॉर्मल राज्यों की तरह नहीं है, और इनकी नियुक्ति भी नॉर्मल राज्यों की तरह नहीं है, राष्ट्रपति करता है सीधा। इस चीज को याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यहां पर बात करी। पहले इनके ऐतिहासिक विकास को देखा कि 1874 से अंग्रेजों ने शुरू किया। फिर हमने वर्तमान के जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देखा। फिर ऐसे राज्यों को देखा जो पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश थे, उन्हें कब किसका दर्जा मिला उनको हमने देखा। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान थे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे 239, 239A, 239AA, 239AB, उनको डिटेल में कवर किया। 240 को देखा, राष्ट्रपति के कानून बनाने की शक्ति। 241 में हाईकोर्ट के बारे में जाना, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट के अंतर्गत है। उस पूरे डिटेल को, पूरी नोट्स को हमने आज के वीडियो में कवर किया। दिल्ली से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, अब आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप सिर्फ रटने जाते तो आपको बहुत सारे आर्टिकल ऐसे याद करने पड़ेंगे, लेकिन अब आपको याद है कि 239AA दिल्ली से विशेष प्रावधानों से संबंधित है और 239AB
ये दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर काम आता है। दोनों को कब जोड़ा गया? 1991 में बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर 69वें संविधान संशोधन के तहत। और एक क्वेश्चन और आता है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला? वो भी 1991 में, उसी अधिनियम के तहत, 69वें संशोधन के तहत। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपने याद करना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।